हेलो एवरीवन। आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की अपनी सेकंड क्लास कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने ये सीखा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, और हमने उसके बारे में ये बोला था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट एन अकाउंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई डेबिट क्रेडिट की बात नहीं करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई जर्नल एंट्री नहीं बनाएंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट में फेयर में कोई लेजर नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब जर्नल एंट्री नहीं है तो लेजर भी नहीं होगा। यदि कुछ करना होगा तो वो वर्किंग नोट में होगा। फिर दूसरा हमने कहा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक वो स्टेटमेंट है जिसमें हम केवल और केवल जो कैश में ट्रांजेक्शन हुई होती हैं केवल उनके बारे में एनालिसिस करते हैं कि पूरे साल हमारे पास कितना कैश आया, कितना कैश गया। यानी कि एक तो हम बात करते हैं कैश की अमाउंट की, कितना कैश अमाउंट प्लस हुई, कितना कैश अमाउंट माइनस हुई। दूसरा हम बात करते हैं कैश के रीजन की, किस वजह से कैश प्लस हुआ और किस वजह से कैश माइनस हुआ। और ये रीजन बिजनेस में कितने हो सकते हैं? ऑपरेटिंग रीजंस, इन्वेस्टिंग रीजंस एंड फाइनेंसिंग रीजंस, जिनको हमने रीजन ना बोल करके एक्टिविटीज बोला था। जब पूरे बिजनेस में ट्रांजेक्शन ही तीन तरीके की होती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, तो कैश भी तो इन्हीं ट्रांजेक्शन की वजह से प्लस माइनस होगा हमारा। ऑपरेटिंग नेचर ट्रांजेक्शंस वो ट्रांजेक्शंस थी जो बिजनेस का रूटीन नेचर होता है, जो बिजनेस की रेगुलर नेचर होती है, जो काम करने के लिए हमने अपना बिजनेस, अपनी कंपनी शुरू करी है। जिस काम को करने के लिए हमने अपना बिजनेस शुरू किया है, उस काम से रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी में यदि हमारे कैश का लेन देन, इनफ्लोइंग आउटफ्लोइंग होती है, तो उसे हम बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में वो सारा कैश आ जाएगा जो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड होगा। आज हम डिटेल में इसी को करने वाले हैं। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जो बोरोइंग और बोरोइंग की रीपेमेंट से रिलेटेड होती हैं। इतना काम हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था। कुछ हम लोगों ने ट्रांजेक्शन्स भी की थी। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स बताई थी और आपको उन्हें ये बताना था कि हम इसे कौन सी कैटेगरी में डालें, ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में या फाइनेंसिंग में। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ट्रांजेक्शन दी कि हमने परचेज ऑफ मशीनरी करी 1 लाख की। तो आपको बस ये बताना है कि परचेज ऑफ मशीनरी हमारी कौन सी नेचर की ट्रांजेक्शन है। अब मशीनरी हमारे बिजनेस में एसेट है, एसेट ऐड हो रही है, तो एसेट यदि है तो इट विल फॉल इनटू इन्वेस्टिंग कैटेगरी। सेकंड थी हमारी रीपेमेंट ऑफ लोन, फॉर एग्जांपल 20,000। रीपेमेंट ऑफ लोन का मतलब क्या है? पहले हमने लोन लिया होगा तभी तो हम उसकी रीपेमेंट कर रहे हैं। और लोन हमने क्यों लिया होगा? बोरोइंग, हमने उधार लिया। अब हम यदि बोरोइंग को रीपे कर रहे हैं, या उसे लोन कह दो, लोन को रीपे कर रहे हैं, तो वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो जाएगी। थर्ड इज सैलरीज पेड। अब हम कोई भी बिजनेस करेंगे तो हमें छोटा मोटा तो स्टाफ कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा ना, और भी कुछ नहीं तो एक पियोन, एक हेल्पर, एक स्वीपर, कोई ना कोई रखना पड़ेगा। तो उसको हम जो कुछ भी पे करेंगे वो उसकी सैलरी है। तो वो बिजनेस की ऑपरेटिंग नेचर है, क्योंकि वो तो बिजनेस का रेगुलर नेचर का है। वो तो बिजनेस को चलाने के लिए एक जरूरी खर्चा है। ये पार्ट हमने कल कर लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का काम। आज हम केवल और केवल ये करेंगे कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से हमारा नेट कैश प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है। मींस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की वजह से, मींस एसेट्स की वजह से नेट हमारा कैश प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, उसको कैसे कैलकुलेट करना है, हमारा आज का काम यही है। तो सबसे पहले हम ये देखें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कौन सी ट्रांजेक्शन्स की वजह से होती है। ट्रांजेक्शन्स विच आर रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स। और कौन सी ट्रांजेक्शन्स की वजह से होती है? ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। और कौन सी ट्रांजेक्शन्स की वजह से होती है? ट्रांजेक्शन्स विच आर रिलेटेड टू इंटेंजिबल एसेट्स। फिक्स्ड एसेट आप जानते हैं कौन कौन सी हो सकती हैं। लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, फर्नीचर एंड फिटिंग हो गई। अब फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड आप क्या क्या ट्रांजेक्शन कर सकते हो? या तो इनकी सेल या इनकी परचेज। यदि हमारी कोई फिक्स्ड एसेट स्क्रैप हो गई है, कबाड़ हो चुकी है बिल्कुल, तब भी हम उसकी सेल करेंगे, तो भी हमारी आएगी वो सेल कैटेगरी में। इन्वेस्टमेंट की भी हम क्या करेंगे? सेल परचेज। इंटेंजिबल एसेट की भी हम क्या करेंगे? सेल परचेज। इंटेंजिबल एसेट कौन सी एसेट्स होती हैं? विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी टच्ड। एग्जाम्पल इसका गुडविल,
हर बिजनेस की अपनी एक गुडविल होती है, जिस गुडविल की वजह से हम पैसा कमाते हैं। तो वो जो गुडविल है तो वो हमारी एसेट, गुडविल इज नथिंग, गुडविल इज आवर रेपुटेशन, जिसकी वजह से हम अर्न कर रहे हैं। तो वो गुडविल भी हमारी सेल परचेज होती है। पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ये कुछ हमारी इंटेंजिबल एसेट्स हैं जिनकी हम सेल परचेज की बात करेंगे। तो एक तो फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट और इंटेंजिबल एसेट, ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई। और एक इसी से रिलेटेड इनकम। अब आप ये सोचो, फिक्स्ड एसेट से मुझे क्या इनकम हो सकती है? मैं अपनी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग को क्या कर सकती हूँ? रेंट पे दे सकती हूँ। यदि मैं रेंट पे दूंगी तो मेरी रेंटल इनकम होगी हर मंथ। तो वो जो मेरी रेंटल इनकम होगी वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी, ना कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, वो ये सोच लेते हैं कि जो रेंट है वो तो हमें पर मंथ मिल रहा है, पर मंथ मिल रहा है तो वो रेगुलर नेचर की इनकम हो गई, इसलिए वो उसे ऑपरेटिंग में डाल देते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग भी वो है जो रेगुलर नेचर है। लेकिन हर रेगुलर नेचर ट्रांजेक्शन ऑपरेटिंग नहीं होती। रेंट मिल किससे रहा है? फिक्स्ड एसेट से। और फिक्स्ड एसेट क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो उससे रिलेटेड जो रेंट है वो भी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। सेम वे में हमने इन्वेस्टमेंट करी, तो इन्वेस्टमेंट में हमें क्या इनकम मिलेगी? इंटरेस्ट। मैं जो भी इंटरेस्ट रिसीव कर रही हूँ, क्यों इंटरेस्ट रिसीव कर रही हूँ? मैंने अपना पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है। तो वो जो इंटरेस्ट रिसीव्ड वाली इनकम है वो भी मेरी कौन सी एक्टिविटी होगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। और टेंजिबल एसेट की नो इनकम। तो अब आप देखो, जब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालेंगे तो हमारे पास 4-5 ही आइटम होंगी जिनको हमें अरेंज करना है, और हमें ये निकालना है इन चारों पांचों आइटम से कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है। तो ये सब सीखने के लिए सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है हम सीखें किसी भी एसेट का अकाउंट कैसे बनता है। पहले हम बात कर रहे हैं फिक्स्ड एसेट के अकाउंट की, फिर हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट की, और ये हम किस में बनाएंगे? अपने क्वेश्चन में, वर्किंग नोट में। आप लोगों ने सभी ने 11th क्लास में डेप्रिसिएशन चैप्टर किया था, बहुत अच्छे से वो चैप्टर करके आते हैं सभी लोग। फिक्स्ड एसेट को हम ये भी जानते हैं कि कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इस रूल का मीनिंग क्या हुआ? जब भी हमारे बिजनेस में एसेट आएगी तो हम उसे डेबिट कर देंगे, जब भी हमारे बिजनेस से एसेट जाएगी तो हम उसे माइनस कर देंगे। ठीक है। अब सोचो, मेरे पास ये मेरा फाइनेंशियल ईयर 2020-21 चल रहा है। स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 20 को। 1 अप्रैल 20 को मेरे पास बिजनेस में जितनी भी फिक्स्ड एसेट थी वो मेरा क्या है? बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि बैलेंस बीडी। और फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा? डेबिट में, क्योंकि ये मेरे लिए अच्छी बात है। फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड जो भी मेरे लिए अच्छी बात होगी वो डेबिट में, और जो भी मेरे लिए फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड बुरी बात होगी वो क्रेडिट में। तो सबसे पहले जो मेरा फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग बैलेंस है उसको मैं डेबिट में लिखूंगी, किस नाम से? टू बैलेंस बीडी। अमाउंट ये हमेशा मुझे क्वेश्चन में गिवन होगी। जो भी मेरा फिक्स्ड एसेट का 31 मार्च 21 को क्लोजिंग बैलेंस होगा वो मेरे क्रेडिट होगा, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा रिवर्स डायरेक्शन में होते हैं। तो ये मैंने क्रेडिट में रख दिया बाय बैलेंस सीडी, ये भी मुझे क्वेश्चन में गिवन होगा। अब आप ये सोचो, यदि मैं कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करूंगी तो वो आनी तो डेबिट में ही चाहिए, क्योंकि मेरी एसेट प्लस हो रही है। और वैसे हम जर्नल एंट्री के हिसाब से सोचें, सपोज करो मैंने मशीनरी परचेज करी, तो मैं क्या जर्नल एंट्री बनाऊंगी? मशीनरी डेबिट टू बैंक। मशीनरी को तो मैं डेबिट करूंगी क्योंकि बिजनेस में प्लस हो रही है एसेट। टू बैंक, बैंक भी तो मेरी एसेट है और बैंक माइनस हो रहा है। एंट्री क्या बनी? मशीनरी डेबिट टू बैंक। अब एग्जाम टाइम पे हमें ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत भी नहीं है, हमें शॉर्टकट्स पता होने चाहिए, हमें ट्रिक्स पता होनी चाहिए, हाउ टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। तो जब भी मैं कोई एसेट परचेज करूंगी तो मैं उसको कहाँ लिखूंगी? प्लस वाली साइड में, डेबिट वाली साइड में लिखूंगी, टू बैंक। और ये मुझे क्वेश्चन में जनरली गिवन नहीं होता है, ये निकलता है मेरा बैलेंसिंग फिगर से। क्यों निकलेगा बैलेंसिंग फिगर से, अभी इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब इसका रिवर्स करो, जब मैंने एसेट परचेज करी तो टू बैंक, और यदि मैं कोई एसेट बेचूंगी, सपोज करो मैंने अपनी मशीनरी बेची, यदि मैं मशीनरी बेचूंगी तो क्या एंट्री बनाऊंगी? बैंक डेबिट हो जाएगा, पैसा मुझे मिलेगा, टू मशीनरी।
मशीनरी को क्रेडिट करूंगी क्योंकि मशीनरी मेरे पास से जा रही है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, बाय बैंक, और ये भी मुझे गिवन होगा कि मैं कितने में सेल कर रही हूँ, ये अमाउंट मुझे गिवन होगी। अब आप लोगों को 11th का ये भी ध्यान होगा, जब मैंने कोई मशीनरी सेल या परचेज करी, तो मैं जब भी अपनी मशीनरी सेल करूंगी तो या तो प्रॉफिट पे सेल करूंगी या लॉस पे सेल करूंगी। हम अपनी कोई भी एसेट यदि बेचते हैं तो बेचने से या तो प्रॉफिट होगा या हमारा लॉस होगा। यानी कि यदि मेरा लॉस है तो वो मैं इस साइड लिखूंगी। जर्नल एंट्री क्या बनी, P&L डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट के मैं क्रेडिट में लिख रही हूं ना, फिक्स्ड एसेट के यदि मैं क्रेडिट साइड में लिख रही हूं तो मैंने फिक्स्ड एसेट को तो क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और मैंने डेबिट किसे किया, P&L को। और वैसे भी जब मैं P&L अकाउंट बनाती हूँ तो P&L अकाउंट के डेबिट में ही तो लिखते हैं हम, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यही तो मैं लिखूंगी मेरा फिक्स्ड एसेट का कितना लॉस हुआ है या नहीं है। तो मेरी जर्नल एंट्री क्या बन रही है, P&L डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। P&L के डेबिट में आ जाएगा और फिक्स्ड एसेट के क्रेडिट में चला जाएगा बाय P&L। और ये एसेट यदि मैंने प्रॉफिट पे बेची होती तो रिवर्स कर दो, तो मैं इधर की साइड लिख देती। सीधी सी बात है। अब मेरी जर्नल एंट्री क्या बनी, फिक्स्ड एसेट डेबिट टू P&L अकाउंट। P&L में क्या हो जाएगा, बाय फिक्स्ड एसेट, क्योंकि हमारा रूल भी है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जो भी इनकम या गेन है वो P&L के क्रेडिट में आएगा। तो P&L को तो इस बार मैंने क्रेडिट किया है, डेबिट मैंने क्या किया है, फिक्स्ड एसेट को। एंट्री क्या बन गई, फिक्स्ड एसेट डेबिट टू P&L अकाउंट। अब ये जो प्रॉफिट या लॉस है ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये गिवन नहीं होगा, ये मुझे कैलकुलेट करना है। आप देख रहे हो कैलकुलेट करने वाला पार्ट तो अभी यही आया है ना, ओपनिंग गिवन था, क्लोजिंग गिवन था, कितने में बेची गिवन था, परचेज कितने की करी बैलेंसिंग फिगर से आएगी। तो यानी कि मुझे केवल कैलकुलेट क्या करना है, प्रॉफिट और लॉस। जिस बच्चे ने प्रॉफिट या लॉस सही कैलकुलेट कर लिया तो उसका सब कुछ सही हो जाएगा, और जहां तुम्हारा प्रॉफिट या लॉस गलत आया तो तुम्हारी बहुत सारी गड़बड़ होने के चांसेस हैं फिर। तो यहाँ पे एक आइटम और रह गई मेरी, जो मेरी फिक्स्ड एसेट अकाउंट में आएगी, डेप्रिसिएशन। अब आप ये सोचो डेप्रिसिएशन लगने से मेरी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू प्लस होगी या माइनस होगी, ऑब्वियसली माइनस होगी। डेप्रिसिएशन मींस लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, और फिक्स्ड एसेट की वैल्यू यदि कम होती है तो उसे हम फिक्स्ड एसेट के क्रेडिट में लिखते हैं क्योंकि माइनस हो रही है। कितना डेप्रिसिएशन ये भी मुझे गिवन होगा। तो अब आप ये देखो सब कुछ तो तुम्हें गिवन है, तुम्हें तो केवल कैलकुलेट क्या करना था, प्रॉफिट या लॉस, उससे तुम्हारी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। ये सब मेरा वर्किंग नोट चल रहा था। अब मैं करती हूँ फेयर सॉल्यूशन, हमें एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करना है। इसके बाद हम डायरेक्ट बुक का क्वेश्चन उठाएंगे। सॉल्यूशन में हम सबसे ऊपर लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये मेरी हेडिंग हो गई। मैं ये बता रही हूँ मुझे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कितना कितना कैश मिला, या ये मेरा फाइनल आंसर आएगा। अब मैं पहले ये देखूं, यहां से देखो मुझे यहां से केवल और केवल वो आइटम्स उठानी है फाइनल सॉल्यूशन के लिए जिनकी वजह से कैश पे फर्क पड़ रहा है। अब आप ये सोचो क्या ओपनिंग बैलेंस की वजह से मेरे कैश प्लस माइनस हुआ, नो। क्या क्लोजिंग बैलेंस की वजह से मेरा कैश प्लस या माइनस हुआ, नो। क्या डेप्रिसिएशन की वजह से मेरा प्रॉफिट प्लस या माइनस हुआ, नो। क्या प्रॉफिट और लॉस की वजह से मेरा प्रॉफिट प्लस या माइनस हुआ, नो। यानी कि इनमें से कुछ भी मेरा फाइनल आंसर में नहीं जाएगा। फाइनल आंसर में केवल क्या जाएगी, सेल कितने की हुई और परचेज कितने की। आप देख सकते हो वर्किंग नोट तो हमारा इतना बड़ा बना जिसमें हमने इतनी सारी आइटम्स का यूज किया, लेकिन फेयर आंसर में हमारी केवल दो ही आइटम जाएंगी, सेल एंड परचेज। कैश पे तो वही इफेक्ट डाल रही है ना, सेल एंड परचेज। जो मेरी परचेज है उसको मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगी, परचेज ऑफ मशीनरी। यहाँ पे आगे लिख दूंगी वर्किंग नोट कि ये मुझे कहाँ से मिली, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में गिवन थी नहीं, ये तो मैंने कहाँ से निकाली है, अपने वर्किंग नोट से निकाली है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी वर्किंग नोट नंबर 1। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी 2 लाख आई थी,
तो जब तुम इसे यहाँ पे लिखोगे तो एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा ना कि ये 2 लाख रुपीज हमने क्वेश्चन में तो दिए नहीं थे, इसका मतलब बच्चे ने ये 2 लाख रुपीज वर्किंग नोट 1 से निकाले हैं, तो वो जाके तुम्हारा ये वर्किंग नोट नंबर 1 चेक कर लेगा कि अच्छा इसके ये 2 लाख रुपए ऐसे बचे हैं, इधर इतना इतना, इधर इतना इतना, और फिर वो देख लेगा तुम्हारा ये करेक्ट है या नहीं है। अब साथ के साथ एक काम और करोगे। अब आप ये सोचो, जब तुम मशीनरी परचेज कर रहे हो तो तुम्हारा कैश प्लस हो रहा है या माइनस? ऑब्वियसली माइनस होगा। तो या तो माइनस का साइन लगा दो यहाँ पे, या फिर माइनस का साइन ना लगा के इस फिगर को ब्रैकेट में रख दो। ब्रैकेट ये शो कर रहा है कि ये हमारी माइनस की फिगर है, क्योंकि मैं यहाँ पे अब ये देखूंगी कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है। फर्दर आगे इसको देखो, सेल ऑफ मशीनरी। सेल ऑफ मशीनरी मुझे क्वेश्चन में गिवन थी। फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ मशीनरी है 5 लाख। अब मैं यदि सेल ऑफ मशीनरी करूंगी तो मेरे पास कैश प्लस होगा, इसका मतलब ये प्लस का 5 लाख है। साइन हम प्लस का लगाते नहीं है, यदि साइन नहीं लगाए तो इट ऑटोमेटिकली मींस कि इट इज पॉजिटिव नंबर। तो अब मुझे फाइनली बताना है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की वजह से मेरा फाइनल कैश कितना आया। माइनस का 2 लाख प्लस का 5 लाख, तो प्लस का क्या बच गया 3 लाख। अब बात भी ठीक है ना, मशीनरी को बेच के 5 लाख रुपए आए, मशीनरी को परचेज करके 2 लाख रुपए गए, तो यानी कि फाइनली कितना कैश बचा मेरे पास 3 लाख बचा। इसको मैं क्या लिखूंगी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फ्रॉम जब लिखूंगी जब मेरे पास कैश फाइनली बच रहा होगा। इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो क्या हुआ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश, यानी कि जब मेरा पॉजिटिव नंबर आएगा तो मैं फ्रॉम लिखूंगी, क्योंकि ये मुझे मिल रहा है 3 लाख रुपए। अब इसी में हम थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। सपोज करो सेल ऑफ मशीनरी हमारी 50,000 की हुई होती, मैंने कोई मशीनरी बेची और उससे बेच के मुझे 50,000 मिले, तो प्लस कितना हो रहा है कैश 50,000, माइनस कितना हो रहा है कैश 2 लाख, क्योंकि परचेज मैंने 2 लाख की करी है। अब मेरा जो बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा, 1,50,000 बचेगा। किसका बचेगा, माइनस का बचेगा। प्लस माइनस करूंगी तो माइनस का 1.5 लाख बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की वजह से कैश आने की बजाय 1.5 लाख चला जाता गया। तो फिर मैं यहाँ पे फ्रॉम ना लिख के यहाँ पे क्या लिखूंगी, यूज्ड इन। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में नेट मेरा कैश कितना यूज हुआ, 1.5 लाख। दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ, क्वेश्चन की फिगर्स ले रही हूँ, फिर हम सब मिलके उस क्वेश्चन को करेंगे। आइए मैं छोटा सा क्वेश्चन की फिगर, छोटे से क्वेश्चन की फिगर यहीं पे लिख देती हूँ। आइए मेरे साथ नोट करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, स्पीड के साथ करेंगे सभी बच्चे। ऑन 1 अप्रैल 18 को 9,60,000 है प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस। ऑन 31 मार्च 19 को बैलेंस है 10,50,000। थर्ड इंफॉर्मेशन, डेप्रिसिएशन फॉर ईयर है 35,000। आगे इन्होंने दे रखा है इन बिगनिंग ऑफ द ईयर a part was sold for rupees 45,000, which had a written down value of rupees 30,000। और वो अब हमसे डिमांड कर रहे हैं कि आप कैलकुलेट करके बताइए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कितना है। आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 फिगर हमें दी हुई है, तो मुझे क्या करना है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाने के लिए सॉल्यूशन में तो केवल क्या लिखना है, जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा। मुझे भी हेडिंग डालनी है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी,
क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में केवल एक ही फिक्स्ड एसेट की बात करी है, प्लांट एंड मशीनरी की। अभी हम ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे जहां प्लांट एंड मशीनरी भी होगी, जहां लैंड एंड बिल्डिंग भी होगी, जहां इन्वेस्टमेंट भी होगी, तो वहां भी क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, बट मुश्किल कुछ भी नहीं है। हम उन तीनों एसेट को ऐसे मान के चलेंगे कि ये तीन अलग अलग क्वेश्चन है, तीनों के अकाउंट हम अलग अलग बना लेंगे। आइए देखते हैं फाइनल सॉल्यूशन में क्या लिखना है। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितनी है और सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितनी है। बस फाइनल में तो इसके अलावा कुछ होना ही नहीं है। लेकिन वर्किंग नोट में मुझे अब बनाना पड़ेगा एक लेजर। किसका अकाउंट बनाऊंगी मैं? अपनी फिक्स्ड एसेट का। और फिक्स्ड एसेट का जब मुझे नाम पता है तो मैं उसे नाम से बुलाऊंगी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। पहले मैं इसका फॉर्मेट लिख लूं, मुझे चाहिए क्या क्या, फिर मैं क्वेश्चन में से छांट के लिख दूंगी। सबसे पहले मुझे चाहिए ओपनिंग बैलेंस, फिर मुझे चाहिए इसका रिवर्स साथ के साथ करते जाओ, क्लोजिंग बैलेंस। फिर मुझे इस साइड क्या चाहिए? डेप्रिसिएशन कितना लगा, उसी से तो माइनस होगी। फिर मुझे चाहिए मेरी एसेट बिकी कितने में, बिकेगी तो माइनस होगी, है ना। इधर मुझे क्या पता चल जाएगी टू बैंक से? बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर का मतलब क्या होगा? परचेज कितने की करी। सब कुछ मुझे गिवन है, ये मेरा बैलेंसिंग फिगर से आएगा। केवल मुझे कैलकुलेट क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस आया तो इधर और प्रॉफिट आया तो इधर। तो आइए हम अपने क्वेश्चन में से उठा करके इस अकाउंट में फिगर्स पोस्ट करते हैं। फर्स्ट आइटम वाज ऑन 1/4/18 और दूसरी डेट है 31 मार्च 19। तो इट मींस फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया? 2018-19। तो 1/4/18 क्या हो गई? मेरी ओपनिंग बैलेंस हो गया। ओपनिंग बैलेंस मुझे दे रखा है 9,60,000, जो मैंने यहां लिख दिया। आप देखोगे कितना इजी है इसे बनाना। फिर क्लोजिंग बैलेंस मुझे दे रखा है 10,50,000, वो मैंने यहां रख दिया। फिर उन्होंने मुझे दे रखा है डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 35,000, वो मैंने यहां रख दिया। सेल की लैंग्वेज में ये थोड़ा सा घुमाते हैं, लेकिन फिगर डायरेक्ट होती है। इन बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि इस साल के शुरू में, अब पार्ट, यानी कि इन्होंने पूरी प्लांट एंड मशीनरी ना बेच के उसका एक पार्ट बेचा है फॉर 45,000, सोल्ड फॉर 45,000, यानी कि 45,000 का इन्होंने बेचा है। तो मैं बाय बैंक में लिख दूंगी 45,000। आप देख रहे हो सब कुछ मुझे गिवन है, मैं केवल उसको राइट प्लेस पे रख रही हूँ। लास्ट मुझे फिगर दे रखी है 30,000, आओ उसका भी कुछ यूज करें। मैंने कितने में बेचा था? 45,000 में, विच हैड अ रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ 30,000। इसका मीनिंग ये है कि जो प्लांट मैंने बेचा था उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 30,000 थी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, रिटर्न डाउन वैल्यू क्या है? रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब है कि इस प्लांट को राइट डाउन करते करते, वो डेप्रिसिएशन के दो मेथड होते थे ना, एक तो होता था स्ट्रेट लाइन मेथड और एक होता था डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहते थे। तो जो पार्ट हमने बेचा है उसकी वैल्यू राइट डाउन करते करते लिखते लिखते 30,000 थी जब हमने उसे 45,000 में बेचा। इट मींस 30,000 वाली एसेट मैंने 45,000 की बेच दी, तो 15,000 का जो डिफरेंस है दैट इज माय प्रॉफिट। प्रॉफिट मुझे कहाँ रखना है? 15,000 का यहाँ। और मैं साथ के साथ यहाँ लिख के भी दिखा सकती हूँ 45,000 की मैंने सेल करी जबकि उसकी वैल्यू थी 30,000। तो ये मैंने यहाँ अपनी सेल दिखा दी। और जब यहाँ प्रॉफिट आ गया तो लॉस में यहाँ से हटा दूं, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस में से एक ही चीज हो सकती है। और कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास है नहीं और कोई फिगर है नहीं जिसका मैं यूज करूं, तो बस अब मैं यहां से निकाल लूंगी अपनी बैलेंसिंग फिगर। आओ निकाले। ये मेरा आया 35 और 45 हुआ 80,000। 80,000 इसमें प्लस किया तो दिस इज 11,30,000। यही टोटल मैंने यहाँ रख दिया 11,30,000। 11,30,000 में से हम यदि माइनस करें 9,75,000, तो इट कम्स टू 10 में से 5 गया 5, 12 में से 7 गया 5, 10 में से 1,55,000। ठीक है। इसका मतलब मैंने परचेज करी एसेट इतने की और मैंने सेल करी एसेट इतने की। फाइनल सॉल्यूशन में केवल मेरी ये बैंक वाली फिगर जाएंगी। फाइनल सॉल्यूशन में मेरी केवल वो फिगर जाएंगी जिनकी वजह से कैश प्लस या माइनस हुआ है। बाकी सब मेरे फाइनल सॉल्यूशन के लिए इररेलेवेंट है। तो आइए पहले मैं चलूं परचेज। परचेज ऑफ मशीनरी कितनी है? 1,55,000।
अब परचेज मैंने करी है तो कैश क्या हुआ होगा, माइनस हुआ होगा। सेल ऑफ मशीनरी कितने की है, 45,000। सेल करी है तो कैश मेरा प्लस हुआ होगा, प्लस का साइन मैं लगा नहीं रही हूँ। तब मैथमेटिक्स के हिसाब से एक माइनस है एक प्लस है तो मैं क्या करूंगी, माइनस करूंगी। अब मैं माइनस करने के बाद देखूंगी साइन किसका आएगा, ब्रैकेट वाला माइनस वाला आएगा। और माइनस वाला आ रहा है तो व्हाट डज इट मीन, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बेटा ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है 4 नंबर का। आई थिंक मुश्किल तो नहीं है बिल्कुल भी, केवल प्रैक्टिस वाली चीज है। यहाँ तो तुम्हें वैसे ही याद हो जाएगा, 2 ही आइटम आएंगे, सेल और परचेज की वजह से कैश कितना आ रहा है जा रहा है। मेन थिंग केवल क्या है, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाना। प्लांट एंड मशीनरी मीन्स किसी भी एसेट का अकाउंट बनाना, और किसी भी एसेट का अकाउंट बनाना फिर से बहुत ईजी है। ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेज, सेल, प्रॉफिट, लॉस, सब रिवर्स में है, और डेप्रिसिएशन। अब हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करने के लिए दूंगी, मैं 2 मिनट वेट करूंगी और मैं देखूंगी आप लोग इसे कितना कर सकते हैं। ठीक है, मेरे साथ इंफॉर्मेशन नोट करेंगे आप लोग। चलो पहले मैं तुम्हें छोटा सा ही देती हूँ एक। LNB मीन्स लैंड एंड बिल्डिंग। डेट वाइज आपको दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग का बैलेंस कि 31 मार्च 2018 को इतना था और 31 मार्च 2019 को इतना है। और नीचे एडजस्टमेंट में बस आपको इतना बोला हुआ है, depreciation on land and building was 50,000 for the year। बस इतना सा क्वेश्चन है, और नीचे वही लिखा है, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ जाता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, ना तो यहाँ सेल दिखा रखी है, ना यहाँ परचेज दिखा रखी है, और कैश फ्लो केवल और केवल कब होता है, सेल या परचेज से। तो यहाँ तो सेल भी नहीं है परचेज भी नहीं है। लेकिन फिर तुम अपना कंसेप्ट सोचो, सेल की फिगर तो गिवन होती है, जो यहाँ गिवन नहीं है, इसका मतलब लैंड एंड बिल्डिंग की सेल तो नहीं हुई है। लेकिन परचेज की फिगर किससे निकलती है, बैलेंसिंग फिगर से। इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए मुझे लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैं लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट बना लूं और यहाँ पे वेट कर लूं कि यहाँ पे मेरी कोई बैलेंसिंग फिगर आती है या नहीं आती है। यदि यहाँ बैलेंसिंग फिगर आ गई तो इसका मतलब मैंने परचेज किया है, और परचेज मैंने यदि किया है लैंड एंड बिल्डिंग को तो मेरा कैश फ्लो नेगेटिव आ जाएगा। आओ बनाए लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट। अब इन्होंने कुछ नहीं लिखा, ओपनिंग क्या है क्लोजिंग क्या है, तो आप डेट से खुद पता लगा लोगे। जो पहले वाली डेट है वो ओपनिंग है 9 लाख, और जो बाद वाली डेट है वो क्लोजिंग है 15 लाख। सेल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, बस एक लाइन इतनी दे रखी है कि लैंड एंड बिल्डिंग पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन 50,000 है। तो डेप्रिसिएशन मुझे पता है वो मेरी एसेट की वैल्यू को माइनस करता है, तो मैंने क्रेडिट साइड में लिख दिया डेप्रिसिएशन 50,000। और कुछ है ही नहीं फिगर, और कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो मैं इसकी टोटलिंग कर दूं, 15,50,000, यही टोटल मैंने यहाँ रख दिया। 15,50,000 में से 9 लाख माइनस करूं तो मेरी बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे बच जाएगी 6,50,000, 90615। ये तो मेरा वर्किंग नोट है। अब मुझे क्या करना है, फेयर सॉल्यूशन करना है। हेडिंग डालनी है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और यहाँ पे मुझे क्या लिखनी है, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग और परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग तो मैं लिखूंगी ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं सेल है ही नहीं। डायरेक्ट मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। वो मुझे यहाँ से पता चल गया, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करने में मेरा कितना बैंक गया, 6,50,000। ब्रैकेट में रख दूं क्योंकि माइनस हुआ होगा। फाइनल आंसर भी क्या आ जाएगा, 6,50,000 माइनस का। और यहाँ पे वर्ड्स क्या यूज करूंगी, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आप देख रहे हैं इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। हमारा सारा का सारा सॉल्यूशन डिपेंड करता है केवल और केवल फिक्स्ड एसेट के अकाउंट पर।
यदि आपका ये करेक्ट बन गया तो बच्चों नीचे तो कुछ है ही नहीं, नीचे तो केवल प्लस माइनस है तुम्हारा। एक और क्वेश्चन करते हैं हम, कोशिश करेंगे आप ही इसे करने की। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर्स, ये जो इन्होंने आगे लिखा है ये मेरे लिए इररिलेवेंट है। मुझे केवल ये ध्यान देना है कि मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, किस चीज में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, दैट इज इररिलेवेंट फॉर मी। इन्वेस्टमेंट है तो ये मेरी एसेट हो गई, एसेट है तो मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई तो मैं एसेट का अकाउंट बनाऊंगी, और एसेट का नाम क्या है, नाम मैं पूरा लिखूंगी, इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर्स अकाउंट। जैसे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ऐसे मैंने यहाँ एसेट का नाम लिख दिया। फिर मैं अपना पहले फॉर्मेट लिख लूं पूरा, ओपनिंग बैलेंस यहाँ आएगा, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आएगा, कोई इन्वेस्टमेंट यदि परचेज हो रही होगी तो वो यहाँ आएगी बैलेंसिंग फिगर से, यदि कोई इन्वेस्टमेंट सेल हो रही होगी तो वो बाय बैंक सेल के नाम से आएगी, इन्वेस्टमेंट बेचने पे कोई प्रॉफिट या लॉस होगा तो वो मैं लिख ही लूंगी। लेकिन यहाँ इन्होंने मुझे क्वेश्चन में बता रखा है कि हमने प्रॉफिट पे सेल करी है, तो मैं डायरेक्ट प्रॉफिट वाली साइड पे लिख देती हूँ, टू पी एंड एल अकाउंट प्रॉफिट। प्रॉफिट हमेशा हमें कैलकुलेट करना होता है। डेप्रिसिएशन कभी एसेट पे लगता नहीं है तो इसको हम भूल के भी नहीं लिखेंगे। लॉस हमें यहाँ लिखना ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमें बता रखा है कि प्रॉफिट पे बेचिए। तो यानी कि रह क्या गया, केवल ये 5 आइटम होंगी। अब मुझे इन्हें कैलकुलेट करना है। आइए, 31 मार्च 18 वाला मेरा ओपनिंग बैलेंस हो गया 5 लाख, और 31 मार्च 19 वाला 10 लाख मेरा क्लोजिंग बैलेंस हो गया। ये जो इन्होंने मुझे दे रखा है इन्वेस्टमेंट पे मुझे इंटरेस्ट मिला, ये मेरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कहीं भी नहीं आएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ सॉल्यूशन में नहीं आएगा, फाइनल सॉल्यूशन में तो आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट यदि रिसीव हो रहा है तो कैश प्लस हो रहा है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में नहीं आएगा, तो फिलहाल हम इसे होल्ड पे रखते हैं। अब देखना इन्होंने सेल के बारे में आपको कैसे उलझाया है, कुछ भी नहीं है, यही कैलकुलेशन है बस। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन बिगनिंग, बिगनिंग में आपने जितनी इन्वेस्टमेंट होल्ड की हुई थी उसकी आधी। कितनी आपने होल्ड की हुई थी बिगनिंग में, 5 लाख, यानी कि 5 लाख की आधी कितनी आई, 2,50,000 वर सोल्ड। 2,50,000 रुपीज वाली इन्वेस्टमेंट आपने बेच दी, बस हिंदी में ट्रांसलेशन करते जाओ। कितने में बेच दी, एट 10% प्रॉफिट, यानी कि 10% प्रॉफिट, इसका 10% कितना आया, 25,000। तो तुमने 25,000 का प्रॉफिट रख के तुमने कितने में सेल करा होगा, 2,75,000 में। एक बार दोबारा देखेंगे, बिगनिंग में जितनी इन्वेस्टमेंट थी यानी कि 5 लाख, उसका आधा यानी कि 2,50,000 हमने बेच दी एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। तो इसका 10% हम निकालेंगे तो 25,000। 2.5 लाख वाली चीज मैंने 25,000 का प्रॉफिट रख के 2,75,000 पे सेल कर दी, तो मैं बैंक में कितना लिख दूंगी, 2,75,000। प्रॉफिट में कितना लिख दूंगी, 25,000। यहां से मेरी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। 12,75,000 में से हम ये माइनस करें 5,25,000, इट विल बी 7,50,000। अब मुझे बनाना है फाइनल फिगर और फाइनल सॉल्यूशन।
कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टमेंट की, सेल की बात करें हम, सेल प्रोसीड्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को बेच के आए कितने थे? 2,75,000। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की परचेज कितने की हुई थी बैलेंसिंग फिगर से? 7,50,000 परचेज हुई है, तो कैश माइनस हुआ होगा, मैंने ब्रैकेट में रख दिया। अब यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड भी आ जाएगा। यदि मैं इंटरेस्ट रिसीव कर रही हूँ तो कैश तो मेरा प्लस होगा ना। कितना इंटरेस्ट में रिसीव कर रही हूँ? 75,000, तो ये भी मेरा प्लस हो जाएगा। इस सबको मैं फाइनली सॉल्व कर लूंगी जितना भी आएगा, और यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है मेरा नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि 7,50,000 इन दोनों के टोटल से बड़ा ही बैठेगा। तो फिर मेरा आंसर हो जाएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये है बेटा हमारा कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से हमें कैश फ्लो कैसे कैलकुलेट करना है, जो मैं मतलब बिलीव करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी इजी लग रहा होगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के थोड़े से हार्ड लेवल के क्वेश्चंस हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग अपनी अपनी बुक में से जो भी आपको क्वेश्चन मिले इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के, सारे सॉल्व करके देखना। बस वो वाले सॉल्व मत करना जिनमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वर्ड लिखा हुआ हो। जिन क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वर्ड लिखा हुआ होगा वो क्वेश्चन अभी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वो आप नेक्स्ट लेक्चर के बाद सॉल्व कर पाएंगे। अभी आप केवल बाकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के जितने भी क्वेश्चन है यू कैन नाउ सॉल्व इट। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। बाय बाय।